जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम क्लास 12 की जो हिस्ट्री है पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी एक्सप्लेनेशन है सारे चैप्टर का हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और प्लस में जो बच्चे क्लास 12 की एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं और बेहतरीन नंबर उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपका सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कराया जाता है, तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हम दे आपको तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, आपको उससे ढूंढने में कोई जानकारी ना हो और सारा कंटेंट आपको एक ही चैनल पे मिल जाए। इसके लिए सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन कंटेंट आपको एक ही चैनल पे मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए, तो अब ये जो सपना है ये साकार होने वाला है 90 प्लस का, इसलिए ज्वाइन कर लो। चैप्टर का अगर हम नाम देखें तो चैप्टर का नाम देखिए, पहले है क्या नाम? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का कहने का क्या अर्थ हुआ? पहले हम जो ये पोल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये आपको दो भागों में, 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है ये दो भागों में है। पहला स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक समकालीन विश्व की राजनीति। क्या होगा? पहला भाग जो है ये स्वतंत्र भारत में राजनीति है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। और दूसरा जो है ये दूसरा खंड है इसका समकालीन विश्व में राजनीति, समकालीन विश्व की राजनीति। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ भारत में जो आजादी के बाद जो राजनीति में जो तरीके हमने अपनाया, जो व्यवस्थाएं हमने लाई और जो परिवर्तन हुआ, इन सब के बारे में हम सिर्फ भारत में ही पढ़ेंगे, भारत के ही बारे में। भारत में जो राजनीति में परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से किस प्रकार से एक ही दल जो है कई सालों तक बना रहा, यानी कांग्रेस ही कई सालों तक कांग्रेस की ही सरकार बनती रही और कोई दल जो है उसके टक्कर में आता ही नहीं था। और फिर कांग्रेस के जो है लोगों में लोकप्रियता जो है कांग्रेस की गिर गई, फिर दूसरे दल आने लगे अस्तित्व में। फिर कांग्रेस ने अपना जो पुराना स्थिति था मजबूत कर लिया। किस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद किया गया, अलग किया गया पाकिस्तान से। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो भारत से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत ने विदेश नीति के लिए कौन से तरीके अपनाए, ये सब हम सिर्फ भारत के लेवल में ही देखेंगे। और समकालीन विश्व में, यानी विश्व में जो उस समय चल रहा था, उस समय राजनीति के क्षेत्र में विश्व में जो चल रहा था उसको हम देखेंगे। जैसे शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध में क्या रहा था, ये सब हम देखेंगे दूसरे भाग में। और अभी हम किस में हैं? तो अभी पहले भाग में स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखो, भारत तो आजाद तो हो गया था, आजाद हो गया था और आजादी मिली तो ऐसी स्थिति में मिली कि ऐसे हालात में आजाद किया गया कि वैसे हालात में कोई भी राज्य जो है आजाद नहीं हुआ था। हालात जो है पूरी तरह से खराब कर दी गई थी, बदतर कर दी गई थी, दयनीय कर दी गई थी, दयनीय कर दी गई थी एकदम। और तब आजाद किया गया। तो इस समय चुनौती चुनौती ये रही सामने कि हम आजाद तो हो गए, लेकिन इतने सारे जो जनसंख्या है, इतने सारे जो लोग हैं, उसे हम कैसे एक साथ रखेंगे, उसे हम एक साथ लेकर कैसे चलेंगे? क्या व्यवस्था लाया जाए कि सभी जो है आपस में मिल कर रहे, सभी एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम की भावना जो पहले थी आजादी से पहले, वही अभी भी रहे।
तो ये सब जो है चुनौतियां थी। पहले इसकी जो राष्ट्र निर्माण जो है, इस शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र निर्माण ये जो शब्द है, ये इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र निर्माण यानी अपने लोगों को एकीकृत करके, अपने जो लोग हैं उसको एकीकरण करके अपने में मिलाकर और अपने राष्ट्र को एक नया रूप देना। क्या? राष्ट्र निर्माण एक ऐसा पदबंध है जो एकीकरण के पर्याय को समझाता है, यानी अपने लोगों को एक साथ करके अपने राष्ट्र को एक नया रूप देना। राष्ट्र निर्माण हो गया। राष्ट्र निर्माण एक लक्ष्य है। क्या है? एक लक्ष्य है जिसकी सिद्धि के लिए राष्ट्र एकीकरण का कार्य किया जाता है। राष्ट्र निर्माण करने के लिए लोगों को एक साथ मिलाना पड़ता है, तो ये काम किया जाता है किस लिए? राष्ट्र को नया रूप देने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। यह काम बलपूर्वक भी हो सकता है या फिर अधिनायकवादी तरीके से भी किया जा सकता है। आप ये काम शांति तरीके से भी कर सकते हो या फिर जबरदस्ती सबको मिला भी सकते हो। लेकिन जो काम शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है, वो ज्यादा दिनों तक टिक पाती है। लेकिन जो काम आप बलपूर्वक करते हो, वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे रूस में सोवियत संघ को विखंडन होने में वक्त नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका एकीकरण हुआ था किस पूर्वक? तो बल पूर्वक हुआ था उसका एकीकरण। इसलिए 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से खंडित हो गया। इसलिए बल पूर्वक किया गया काम जो है, की गई बल पूर्वक पाई गई जो सफलता है कुछ समय तक रहती है, उसके बाद ये धराशायी हो जाती है। तो इसलिए क्या है, तो आप राष्ट्र निर्माण का कार्य दो तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आप बलपूर्वक करो या फिर शांतिपूर्ण तरीके से समझौते करके, आपस में बातचीत करके। 1948 में इजराइल की स्थापना से पूर्व वह एक सुसंगठित राज्य बन गया था। देखिए, हम राष्ट्र निर्माण से पहले भी एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण कर सकते हैं। एकीकरण कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण, अगर नए राज्य की जो है स्थापना हम बाद में कर लेंगे, पहले हम खुद को एक कर ले, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं उसी समय भी हम एकीकरण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1948 में इजराइल जब एक राज्य बना, स्थापना हुई, उससे पहले वो लोग आपस में संगठित हो गए थे, एकत्रित हो गए थे आपस में। इसलिए राष्ट्र निर्माण से पहले ही राष्ट्र एकीकरण किया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सिर्फ काफी सारी सामग्री जो है उठा लिया। देखो, संविधान जब बनाया गया तो ये काम जो है शुरू से ही चलता आ रहा है। जब देखा कि हाँ, हम जो है आजाद होने की जो है नजदीक आ गए हैं, समय जो है नजदीक आ गया, तो देश चलाने के लिए दस्तावेज होना चाहिए। एक आदमी कोई बोले कि हम जो बोलेंगे वही नियम होगा, हम जो बोलेंगे वही नियम होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। एक आदमी का बात सब मान ले तो जरूरी है नहीं। इसलिए ये जो संविधान है बनाने का काम शुरू कर लिया गया था। तो फिलहाल उस समय तत्काल में क्या किया गया था? अंग्रेजी शासन में, अंग्रेज ने जो शासन किया तो उसने जो नियम कानून लिए, यहाँ पे लागू किए थे, उन्हीं में से कुछ कानूनों को हमारे संविधान में ऐड किया गया, वही जो हमारे लिए सही हो। जैसे न्यायपालिका को, अदालत, ये जो कोर्ट है उसको कलेक्टर, ये जो कलेक्टर सुनते हो, इसको ऐड किया गया। तो ये सबको ऐड किया गया, बहुत सारी सामग्रियों को ऐड किया गया। तो नेहरू ने इसे एक गुलामी की घोषणा पत्र कहा। क्या कहा? तो नेहरू ने इसे गुलामी का घोषणा पत्र नाम दिया इसे। ये जो दस्तावेज बना संविधान का, उसे क्या कहा गया? गुलामी का घोषणा पत्र, नेहरू ने कहा। अब इसमें लिया वही गया था बातें जो भले ही अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया, लेकिन जो हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे लिए अच्छे हो, आगे भविष्य में अच्छे हो, इसलिए उन्होंने उसको ऐड किया। तो ये जो है, इससे नेहरू को तकलीफ हुआ, तो इन्होंने कहा कि ये
गुलामी का घोषणा पत्र। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उन्हीं के नियम को हम अपना रहे हैं। 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को नेहरू ने संविधान सभा में को संबोधित करने के लिए एक भाषण दिया। नेहरू ने भाषण दिया संविधान सभा को संबोधित करने के लिए 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में भाषण दिया। तो उस भाषण को कहा गया, नाम दिया गया भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। यह ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया। 1947 का काल अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का साल था। क्यों साल था हिंसा का, त्रासदी का? क्यों साल था हिंसा और त्रासदी का? इसलिए क्योंकि जो हिंसा 1947 में देखने को मिला, वैसी जो भयावह स्थिति थी आज तक देखने को आपको नहीं मिला। आज तक आज तक नहीं मिला। तो इसलिए उस समय की जो स्थिति थी, उस समय का जो साल था वो 1947 का, वो हिंसा और त्रासदी का साल था। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देखो आजाद तो हो गए, अब चुनौती आ गया कि हम अपने राष्ट्र को, अंग्रेजों पूरी तरह से भारत को पूरी तरह से बिखेर के रख दिया था और भारत को मात्र एक बाजार बनाकर छोड़ दिया गया था। यहीं से वो कच्चे माल ले जाएगा और वहां पे निर्मित करेगा अपने ब्रिटेन में, और वहीं से जो वस्तु बनाएगा यहाँ पे बेचेगा। यहीं से कच्चा माल भी लेगा और उससे वस्तु बनाकर यहीं पे बेचेगा। इसलिए वो सिर्फ बाजार बनाकर भारत को छोड़ दिया था और पूरी तरह से किसानों की, सबकी स्थिति पूरी तरह से खराब कर दी गई थी। और इस स्थिति में आजाद किया गया था, आजादी मिली थी। तो आजादी मिली थी इस समय, तो एक चुनौती ये थी, सबसे भारी चुनौती, कि राष्ट्र निर्माण कैसे किया कैसे जाए। हमने तो सपने देखे हैं कि लोकतंत्र का, और ये ऐसी जो है स्थिति आ गई कि हमें बंटवारों का सामना करना पड़ा। आजादी मिली लेकिन आजादी के साथ हमें बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जो ये हम लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर सकते हैं? लोगों में तो आक्रोश फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम ये जो दंगे हैं, इन सब का आक्रोश फैला हुआ है लोगों में, और हम उससे लोकतंत्र में कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये चुनौती उनके सामने रही। तो चुनौती कौन कौन सी सामने रही? तो पहला चुनौती रहा एकता और अखंडता का, कि हम एक कैसे रहें। हम एक कैसे रहें? एक इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, सभी का पसंद अलग है, सभी की भाषाएं अलग है, सभी का रीति रिवाज अलग है, सभी का जो सब कुछ एकदम एक दूसरे से बहुत अलग है सब। तो सबको हम एक साथ कैसे रख सकते हैं? ये चुनौती उनके सामने आई कि हम सबको एक साथ कैसे रख सकते हैं, एक साथ सबको लेकर कैसे चल सकते हैं, जबकि सबकी यहाँ तक पसंद, उसकी बोली जो है सबका अलग है, भाषा अलग है, रीति रिवाज सब कुछ अलग है। तो वैसे में हम सबको एक साथ कैसे रख सकते हैं, ये चुनौती का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरकीब अपनाया, क्या रास्ता अपनाया? तो भारतीय समाज इसके लिए तरकीब अपनाया कि संविधान में मौलिक अधिकार देंगे। क्या है? मौलिक अधिकार, बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट लाया गया इसके लिए संविधान में, ताकि सबको एक साथ रख सके। कोई भी भाषा बोलता हो, कुछ कोई भी धर्म अपनाया हो, उसकी बोली सब कुछ अलग हो, पसंद सब कुछ अलग हो, लेकिन सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा, सबको एक, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट को लाया गया इसके उपचार में। दूसरा चुनौती ये रहा, दूसरा चुनौती रहा कि लोकतंत्र को कायम करना। देखो लोकतंत्र में हमने कहा कि मौलिक अधिकार को हम
लाएंगे संविधान में। मौलिक अधिकार की गारंटी, मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार जो है इसको, संसदीय लोकतंत्र का व्यवहार। ये जो संसदीय लोकतंत्र हम सब अपना लिए, सब अपना लिए, लेकिन सिर्फ किताबों में रहे ये जरूरी नहीं है। सिर्फ किताबें में है तो हमारे किस काम का? उस किताब में जो लिखा गया है, दस्तावेज में जो लिखा गया है, उसे सभी व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। क्या करना होगा? सभी को स्वीकार करना होगा। अगर वो संविधान में सिर्फ लिख दिया, कोई उस बात को मानता ही नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है संविधान? अगर संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं, लिखा गया है, और उस संविधान के जो नियम कानून है लोग उसको फॉलो करते ही नहीं, मानते ही नहीं है, तो वो संविधान किस काम का? इसलिए ये जरूरी था कि जो हम अपनाए हैं मौलिक अधिकार की गारंटी को, मतदान करने का जो अधिकार है, संसदीय लोकतंत्र हमने जो अपनाया है, इसको व्यवहार में लाना भी था। सिर्फ किताबों में रखना नहीं था हमारे पास, हमें व्यवहार में भी लाना था। तो एक कैसे व्यवहार में लाए, सबको कैसे सहमत दिलाए कि हाँ सबके साथ एक समान व्यवहार होगा, सबको वोट देने का अधिकार होगा, और हमारे पास जो है लोकतंत्र, हमारी जो राजनीति होगी वो लोकतांत्रिक होगी। कैसे हम विश्वास दिलाए लोगों को? ये चुनौती थी उनके सामने, हमारे सामने ये चुनौती थी। अगला चुनौती क्या रहा? पूरे समाज का भला हो। हम ऐसा काम करें जिसमें किसी एक तबके का ना भला हो, किसी एक जाति का ना भला हो, किसी एक व्यक्ति का ना भला हो, बाकी बल्कि सभी जो लोग हैं सभी को एक समान फायदा मिले, उससे सभी का एक समान भला हो। तो ऐसे हमें नीति को अपनाना था। तो कैसे अपनाएं? तो इसके लिए डीपीएसपी के अंतर्गत लोक कल्याण के लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया। इसके अंतर्गत डीपीएसपी को लाया गया ताकि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब यह है क्या? नीति निर्देशक तत्व हुआ कि आपको जो फंडामेंटल राइट मिला है, मौलिक अधिकार मिला है, वो तो ठीक है आपको, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार आपके पास होना चाहिए जो आपके बुनियादी अधिकार के अलावा आपको मिल सके, जो आपकी सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित कर सके, आपका जो जीवन स्तर है उसे ऊपर बढ़ा सके। तो इसके लिए ये लाएगा कौन? तो ये लाएगा संसद। ये संसद, इसमें न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। आप अगर इसमें से कोई अधिकार जो है, कोई कानून जो है पारित नहीं हो रहा है, इसको स्थगित कर दिया गया संसद द्वारा, तो आप ये जाकर अदालत में नहीं कह सकते कि इस कानून को स्थगित क्यों कर दिया गया, इसे पुनः लागू किया जाए, या फिर कुछ भी आप इस पे वाद विवाद कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अधिकार पे वाद विवाद जो है नहीं, या फिर कौन से जो अधिकार है उसे वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। क्या? वाद योग्य नहीं, यानी हम जिस पे बहस नहीं कर सकते, वो अगर संसद का चाहे तब वो लागू कर सकती है, चाहे तब उसे हटा सकती है, लेकिन संसद हमारे मौलिक अधिकार की कटौती नहीं कर सकती है, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकती है। कटौती कर सकती है कब? जब देश में राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल लागू कर दिया जाए तब, और ये विशेष स्थिति में होता है, लेकिन नॉर्मल हमारे फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता। इसलिए ये तो हमें मिला ही है, लेकिन हमें इसके अलावा एक कुछ और चाहिए, जिससे ये तो हमारी जो आधारभूत आधारभूत जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करेगा, लेकिन हमारे जीवन स्तर को कौन उठाएगा? संसद की जो नियम लाएगा, संसद कानून लाएगा, वही तो। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया और उसमें सभी के कल्याण की बात की गई, सभी की कल्याण की बात की गई उसमें। चलिए, तो लोक कल्याण के स्पष्ट को लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया डीपीएसपी में। दूसरा, सबके साथ समानता का बर्ताव हो, ये भी डीपीएसपी में ऐड किया गया। धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक को विशेष सुरक्षा दी जाए। क्या दिया जाए?
जो धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है, धार्मिक सांस्कृतिक रूप से जिसकी समाज में संख्या कम है, उसे बाकी लोगों से विशेष सुविधा दी जाए। लेकिन हम इसे समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं मान सकते। ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिसकी संख्या कम है हमारे समाज में, अल्पसंख्यक है, सांस्कृतिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यक है, तो उसे हमें एक विशेष सुविधा देनी चाहिए। और ये जो है समानता के अधिकार के उल्लंघन के तौर पे नहीं देखा जा सकता। और ये कहा गया आपके अनुच्छेद आर्टिकल 16 के 4 में, 16 के 4 में कहा गया कि जो अल्पसंख्यक है उसे हमें विशेष संरक्षण देना चाहिए, और ये जो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन के तौर पे इसे हम नहीं देख सकते। चलिए, तो ये रहा चुनौती। भारत जब आजाद हुआ तो आजादी तो ही, तो ये तो खुशी की बात है कि अंग्रेजों के जो है चंगुल से आजाद हो गया, उसके जुल्म से आजाद हो गया। लेकिन उसके साथ दुखद घटना ये हुई कि देश का विभाजन हो गया, देश दो भागों में बट गया, देश जो है दो भागों में बट गया। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन क्या है, कल हम अंग्रेजी राज की आजादी हो जाएगी हमारी, अंग्रेजी राज की जो गुलामी है उससे हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि में यानी आधी रात को हम दो भागों में बट जाएंगे, हमारा विभाजन हो जाएगा। क्या होगा, भारत का बंटवारा होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, और दुख का दिन इसलिए क्योंकि हम दो भागों में बंटने वाले हैं। और ये जो बंटवारे का ये जो सिद्धांत दिया गया, ये धर्म के आधार पर दिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था, और मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि भारत जो है किसी एक कौमे का देश नहीं, ये दो कौमे का देश है। यानी यहाँ पे दो धर्म की बहुलता है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। यहाँ पे एक धर्म की बहुलता नहीं है, यहाँ पे दो धर्म का बहुलता है, हिंदू और मुस्लिम। तो भारत जो है ये दो कौमे का देश है, तो इसलिए उसने एक सिद्धांत लाया, द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक धर्म का एक देश। यानी हमें अपने धर्म के आधार पे हमें अपना एक राज्य चाहिए, अपना एक देश चाहिए। 14-15 अगस्त को दो राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया मध्य रात्रि में। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, कहा कि भारत जो है दो कौमों का देश है, भारत हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है। कांग्रेस ने इसे क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस ने इसका क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमें क्या हो, हम सब अखंड भारत रहे, अखंड भारत रहे, और ऐसे में हम धर्म के आधार पे अपने राष्ट्र को बांटते, ये तो सही नहीं होगा। तो अंग्रेज ने इसका समर्थन किया था, और अंग्रेजों ने ही इसे क्या किया था, तो मुस्लिम लीग को उकसाया था। इसलिए मुस्लिम लीग के जो मुखिया थे, अध्यक्ष जो कह सकते मुखिया, मेन जो है लीडर कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का जो कहना था कि भारत जो है ये एक कौमे का देश नहीं है, ये दो कौमे का देश है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इसलिए हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे, धर्म के आधार पे दो भागों में बांट देना चाहिए इसे, भारत को।
और कांग्रेस ने इसे क्या किया, इसका विरोध किया। भारत में जो है जब आज़ादी मिली तो उस समय लगभग दो बातों पे सब सहमत थे। पहले तो एक कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक राजनीति को हम अपनाएंगे, व्यवहार में लाएंगे। पहला क्या, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक हो, ये सब इस पे सहमत थे। दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, सबके भले के लिए काम करेगी। गरीब और कमजोर कमजोर को कमजोर का जो है खास जो है ख्याल रखा जाएगा। ये हमारी, ये जो दो बातें हैं इस पे लगभग सब सहमत थे, लगभग इस पे सब सहमत थे, सिर्फ मुस्लिम लीग को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम भारत से अलग हो जाएं। ये रहे आपके जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसका भाषण जो है 11 अगस्त 1947 को ये कराची में भाषण दिया था। उसी भाषण को यहाँ पे स्पष्ट किया गया, उसी भाषण की लाइन जो है यहाँ पे डाली गई, कुछ लाइनें जो यहाँ पे डाली गई है, देखते हैं इसको। हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। यानी कह रहा है कि हमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये जो जटिलताएं हैं इनसे दूर रहकर काम करना चाहिए। क्या हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर रखने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक, दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पाठन, या उसमें मुसलमान भी है पठान भी है, मुसलमान पठान भी है, मुसलमान में भी दो तरह के, दो तीन तरह के हैं। तो मुसलमान भी थे, पंजाबी, देखो मुसलमानों की कौन कौन कैटेगरी इसमें बताया गया है। एक पठान, पंजाबी मुसलमान, सिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। तो ये मुसलमानों में भी इस तरह से बटे हुए थे, आदि में बटे हैं। तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे हैं, यानी दोनों बटे हुए हैं। मुस्लिम भी बटे हुए हैं आपस में जाति के आधार पे, और हिंदू भी बटे हुए आपस में जाति के आधार पे, ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी, इस प्रकार से बटे हुए, बटे हुए। पाकिस्तान में आप आजाद है, ये बोल रहा है जिन्ना कि पाकिस्तान में आप आजाद है, आप चाहे तो किसी भी धर्म का है, आप अपना धर्म के लिए आप मंदिर में पूजा करो, आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, आपका जो है इच्छा, आपका जो धर्म है उस धर्म को आप पालन कर सकते हो पाकिस्तान में। आपका धर्म को, आपके धर्म को देखकर आपकी नागरिकता पे कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। ये कहा गया किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जहां ही खत्म हुआ जिन्ना, इनके जो मानने वाले लोग थे सिद्धांत के विरुद्ध चलने लगा कि ये पाकिस्तान जो है मुस्लिम राज्य बन के रहेगा, यहाँ पे हिंदुओं की कोई गुंजाइश नहीं। ये भाषण रहे नेहरू जी का, उनकी भी लाइनें जो है यहाँ पे दी गई है, यही जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को ही लेकर। तो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये कहना है किसका? तो नेहरू जी का कहना है कि यहाँ पे, नेहरू का कहना है कि मुसलमानों की संख्या यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि वो चाहे फिर भी यहाँ पे, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसवा दे या वहां की गैर मुसलमानों को अपमान करे, भय से चाहे जितना भी, भय की जितना भी घूट पीने पड़े उसे, फिर भी हम अपने अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता, शालीनता के साथ पेश आना है। हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकता के आधार पर अधिकार देना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी।
अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो यह जो है एक नासूर बन जाएगा और हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसमें जहर फैलाएगा और शायद ये राज्य जो है तबाह हो जाए। इनका कहना था कि जब बंटवारा हुआ तो कुछ हिंदू पाकिस्तान में भी गए। क्यों? क्योंकि उनसे कहा नहीं गया, उनकी जो है बिना बताए उनको बांट दिया गया। आपस में जो है बातचीत करके बांट दिया गया कि ये जो है लाइन खींच दिया, कहा कि इधर से तुम रहो, इधर से हम रहे, बांट दिया। तो ऐसे में उसके जो आसपास में कुछ हिंदू रहते थे वो भी उधर चले गए पाकिस्तान में, इधर जो मुस्लिम रहते थे वो भी हिंदुस्तान में चले आए, और कुछ लोग थे जो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, यहाँ की जो भूमि है उनसे दूर नहीं होना चाहते थे मिट्टी से, तो इसलिए वो जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो नहीं गए। तो इस कारण यहाँ पे भी अल्पसंख्यक, वहां पे भी अल्पसंख्यक। तो इनका कहना है कि यहाँ जो अल्पसंख्यक मुसलमान है हमें उनके साथ व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू है उनके साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ कुछ भी हो रहा है, तो हमें वो देखकर हमें आक्रोश में नहीं आना है कि हमारे हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है तो हम उनके मुसलमान के साथ, वो जो है उनकी जो जाति के मुसलमान यहाँ पे हैं उनके उनके साथ गलत करें। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनके साथ हमें सभ्यता से, शालीनता से पेश आना है, नहीं तो यह जो है एक नासूर बन जाएगा और पूरी तरह से हमारे देश को तबाह कर सकता है। हमारे देश को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि हमें अपने अल्पसंख्यक के साथ भी शालीनता से पेश आना है। विभाजन की जो प्रक्रिया रही किस आधार पर की गई, तो विभाजन जो है धर्म के आधार पर किया गया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम इस्लामिक राज्य बन गया, लेकिन भारत हिंदू राज्य नहीं बन पाया। नहीं बन पाया क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का सिद्धांत जो था वो एक जो है धर्म का नहीं था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो है सिद्धांत था इनका, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत था, तो इसलिए यहाँ पे हिंदू जो है हिंदू राज्य नहीं बन पाया। तो विभाजन की जो प्रक्रिया रही है क्या रहा? धर्म के आधार पर विभाजन का प्रक्रिया रहा ये द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या रहा? द्विराष्ट्र सिद्धांत रहा धर्म के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया। कहने का अर्थ हुआ कि जहां पे मुसलमान होगा वो पाकिस्तान, मुसलमान की बहुसंख्यक जहां पे होगी, जहां पे मुसलमानों की बहुलता वो पाकिस्तान, और जहां पे हिंदुओं की बहुलता वो हिंदुस्तान। इस आधार पे बंटवारा किया गया, इस आधार पे बंटवारा किया गया। जब बंटवारा किया गया तो ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ा, लोगों को ऐसे जो है अपने ही घर छोड़कर भागना पड़ा। एकदम दिख रहे हो कैसे कुचा कुचा के जा रहा है, ट्रेन में, ट्रेन के ऊपर बैठ के कुचा कुचा के जा रहा है, लटक के जा रहा है। इसलिए जा रहा है। जब विभाजन हुआ तो विभाजन ये तो हुआ, तो उसमें ये कहा गया कि विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है। तो लोगों ने जब सुना कि विभाजन धर्म के आधार पे हुआ तो अपने जो धर्म, गैर जो धर्म थे उनके, तो उनके साथ जो है उनके जान के पीछे जो है हाथ धोकर पड़ गए कि अब उसे खत्म करना है। तो इसलिए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना सही समझा, उचित समझा। अपना घर छोड़ना ही उचित समझा। चलिए, विभाजन में समस्या, विभाजन में क्या समस्या क्या रही? विभाजन हुआ किस तौर पे? तो धर्म के आधार पे द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि भारत किसी एक कौमे का देश नहीं है, भारत दो कौमे का देश है, हिंदू और मुसलमान। इसलिए जहाँ पे हिंदू होगा वो हिंदुस्तान होगा, जहाँ पे मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान होगा। ये मांग थी मुस्लिम लीग की और इस आधार पे भारत का विभाजन किया गया। लेकिन विभाजन में समस्या क्या रहा? समस्या क्या रहा? समस्या ये रहा कि मान लो ये
भारत है, मैप पे आएंगे, भारत है। अब ऐसा रहेगा कि हाँ इधर जो है हिंदू है और इधर मुस्लिम है, तब तो हम बांट सकते हैं ना, तब बांट सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो ही ना, दोनों एक दूसरे के अलग इस तरह से हो ही ना, कुछ मुसलमान यहाँ पे हो और कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ हिंदू यहाँ पे, कुछ हिंदू यहाँ पे, इस प्रकार से बटा हुआ था। तो आप ऐसे में कैसे कर सकते हो, कैसे बांट कैसे सकते हो? जमीन को तो उठाकर ला नहीं सकते, जमीन को उठाकर ला ले तो हो जाएगा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय में, ईस्ट इंडिया तो कहिए खत्म हो गया था, ये ब्रिटिश शासन जो क्राउन का शासन चल रहा था, तो इस समय जब आजादी मिली तो ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे किसी एक धर्म की बहुलता हो, यानी जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो, ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं। था लेकिन दो क्षेत्र था, एक क्षेत्र नहीं था। आप ऐसे में उसको अलग नहीं कर सकते, एक जो है ये पश्चिम में और एक पूरब में, तो कैसे दोनों को एक साथ ले सकते हो? देखो हम आपको दिखा रहे हैं, मैप में स्पष्ट हो जाएगा। आज जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, बांग्लादेश के नाम से, वो पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करती थी। पूर्वी पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करती थी। चलिए, और ये जो है अभी, चलो यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे जो है ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ये पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है देख रहे हो आप, ये पाकिस्तान है। तो यहाँ पे बहुसंख्यक थी, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुलता थी और एक यहाँ पे बहुलता थी, एक यहाँ पे बहुलता थी पूर्वी पाकिस्तान में। यानी उस समय जो बंगाल जो प्रांत थे, बांग्लादेश जिसे हम आज देखते हैं, तो एक इधर था पश्चिम बंगाल के साइड में, और एक पश्चिम बंगाल में, और एक पंजाब साइड में, पंजाब साइड में इधर था। तो आप इस दोनों को कैसे एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हो? क्या यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे बैठा दो, हो जाएगा? यहाँ पे उस जमीन को आप उठाकर यहाँ पे लाओगे? तो ऐसे तो होने से रहा, तो इसलिए इस आधार पे कहा गया कि पाकिस्तान जो है ये दो भागों में रहेगा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान को सीधा पाकिस्तान कहा गया, और पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आगे चलकर 1971 में जो है बांग्लादेश बना। तो बात करेंगे जब आएंगे वहां पे किस प्रकार से हुआ ऑपरेशन पोलो। चलिए, तो अभी फिलहाल कि उस समय जब
ब्रिटिश भारत में जो है, ब्रिटिश इंडिया में उस समय कोई ऐसा क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे मुसलमान की बहुलता हो। कोई ऐसा एक क्षेत्र कोई ऐसा एक क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे मुसलमान की बहुलता हो। ये ज्यादा बहुलता यहाँ पे है, ज्यादा बहुलता यहाँ पे है, और बीच में तो है ही कुछ 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 तो है ही बीच में। तो इस प्रकार से था। तो कैसे आप इसको एक साथ कर सकते हो? इसको अलग कर दोगे तो फिर इसको क्या करोगे? और इसको यहाँ पे उठाकर इस जमीन को वहां पे ले जा नहीं सकते, और वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। तो क्या करोगे क्या आप? तो इसलिए मजबूरन जो है उसे करना क्या पड़ा कि पाकिस्तान जो है ये दो भागों में स्थापित करना पड़ा। एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पहला क्या समस्या रहा? पहली समस्या रही कि ब्रिटिश इंडिया में कोई ऐसा क्षेत्र था ही नहीं जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। दूसरा समस्या कि जरूरी नहीं भाई साहब कि सब मुसलमान आप ही के सिद्धांत पे चले, कि हमें भी धर्म के आधार पे अलग होना है। क्या आपके जो त्रिराष्ट्र सिद्धांत है उसी के आधार पे सब चले? ये जरूरी भी नहीं है। हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। क्या जरूरी है कि सब मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी से उन्हें इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि उसे तोड़ने छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ से जाने के लिए वो राजी नहीं थे। इसमें थे खान अब्दुल गफ्फर खान। अब्दुल गफ्फर खान जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ते भी इसी प्रकार के थे कि ये भी विरोध कर रहे थे धर्म के आधार पे भारत का विभाजन विभाजन का। तो हर मुसलमान पाकिस्तान चला जाए ये जरूरी नहीं है। तो सभी मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। ये भी दूसरी समस्या रही। अब कह रहे हो कि धर्म के आधार पे हम अलग होंगे, तो कैसे हो रहा? यहाँ पे तो कुछ मुसलमान जाने को तैयार ही नहीं है, तो कैसे धर्म के आधार पे आप अलग कर पाओगे? इसलिए दूसरी समस्या ये रही। तीसरा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान थे। जिले के निचले स्तर के प्रशासन हल्के को आधार बनाया गया। यानी जो जहाँ पे पाकिस्तान का ये जो एरिया था वहां पे पंजाब आया, तो उधर जहाँ पे है बहुलता वहां पे ठीक है। लेकिन पंजाब में क्या सिर्फ मुसलमाने हैं? तो आपका ये सिर्फ मुसलमाने हैं? सिख भी तो है। तो सिख है तो सिख कुछ इधर भी हो सकते, कुछ इधर भी हो सकते। तो आप कैसे सीमा कैसे करोगे कि हमें यहाँ तक जो है पाकिस्तान रहेगा और यहाँ तक जो है उधर पंजाब रहेगा? लाहौर पंजाब कैसे आप करोगे? तो ये भी समस्या रहा। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए किया गया कि वहां पे जो छोटे लेवल पे जो प्रशासनिक स्तर था, छोटा जो वहां पे प्रशासनिक स्तर था, उसके आधार पे बंटवारा किया गया। प्रशासन के आधार पे वहां पे बंटवारा किया गया, जिले के आधार पे। लास्ट चौथी चुनौती क्या रही? चौथी समस्या रहा कि दोनों सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जिस कारण हिंसा तो होगा। धर्म के आधार पे है बंटवारा तो हिंसा तो होगा, और हिंसा होगा तो अल्पसंख्यकों को क्या कोई बकस सकता है? नहीं। इसलिए अल्पसंख्यकों को मारने के लिए उनके ही लोग जो कल उनके साथ हिल मिल कर रहते थे, वही उनको मारने के लिए तैयार हो गए और दौरा दौरा कर मारने लगे। तो इस कारण शरणार्थियों की संख्या जो है बढ़ने लगी। तो ये भी चुनौती रही कि दोनों तरफ क्या रहा? दोनों तरफ अल्पसंख्यक रहे। विभाजन का परिणाम क्या रहा? आइए देखते हैं विभाजन का ये जो परिणाम है क्या रहा।
क्या रिजल्ट निकला विभाजन का? विभाजन का परिणाम आपको स्पष्ट नीचे एक तस्वीर में दिख रहा होगा। लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्या? फिर भी पढ़ लो। तस्वीर देख रहे हैं, दंगे जो है सरेआम चल रहा है। तो विभाजन का परिणाम क्या रहा, समझ सकते हो? चलिए, विभाजन का परिणाम क्या रहा? विस्थापन हुआ लोगों का और पुनरावास हुआ, यानी उनके जो आवास थे उसमें परिवर्तन हुआ और लोगों का जो स्थान था उसमें उनको छोड़ना पड़ा। अपना जो भूमि था, अपना जो स्थान था उसे छोड़ना पड़ा मजबूरन। तो क्या हुआ? विस्थापन और पुनर्वास हुआ। बड़ी आबादी शरणार्थी हो गई। बड़ी आबादी जो है शरणार्थी हो गई, जिसमें 80 लाख शरणार्थी थे। शरणार्थियों की संख्या भारत में 80 लाख थी। ये ऑफिशियल डेटा है। ऑफिशियल डेटा है, 80 लाख थी। और 10 लाख हत्याएं हुए। क्या हुआ? तो 10 लाख हत्याएं हुए। अब ये ऑफिशियल डाटा है तो क्या सही हो सकता है? ऑफिशियल डेटा है। और आप जानते ही हो कि ऑफिशियल डेटा में जो है क्या रहेगा? 1000 तो कहेगा एगो जीरो घटा दो, कहो 100, ताकि जनता जो है वो ज्यादा परेशान ना हो। 100 आदमी है ना मरा, क्या हो गया? इतने तो आते जाते रहते हैं, डेली जन्म लेते हैं, डेली मरते हैं। तो क्या मर गया? एक साथ ही मर गया तो क्या हो गया? अलग अलग मरता है, एक साथ ही मर गया। तो इसलिए क्या किया जाता है कि 1000 है तो कहेगा 100 है। तो इसलिए ये ऑफिशियल डेटा में दिया गया कि 10 लाख जो है हत्याएं हुई। तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं। स्थानांतरण हुआ लोगों का। हिंसा जो है ये अनियोजित था। पहले से हिंसा तय नहीं किया गया था। ये सब जो है घटनाएं जो है पहले से फिक्स नहीं किया गया था कि हाँ, जब बंटवारा होगा तो हम किस तरह से अलग होंगे, क्या करना क्या है, ये सब कुछ भी तय नहीं था। अचानक जो है एक कर दिया गया 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि में। एवं त्रासदीपूर्ण था क्या? कैसा था? तो भयावह जो है घटना रही है, त्रासदीपूर्ण रहा। धर्म के आधार पर हत्याएं और अत्याचार जो है शुरू हो गया। धर्म के आधार पर जो है हत्याएं और अत्याचार करना शुरू कर दिया। हत्याएं हो गया, शुरू हो गया धर्म के आधार पे, और अत्याचार भी धर्म के आधार पे शुरू हो गया। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ये जो है और भी कई सारे जो शहर हैं, तो ये सब ज्यादातर एक कौन से एरिया है जहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक थी? अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक जहाँ पे थे वही स्थान आपको यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे जो है सांप्रदायिक अखाड़ा बन गया। क्या बन गया? तो सांप्रदायिक अखाड़ा बन गया। ये जो है सांप्रदायिक अखाड़ा बन गया। सांप्रदायिक अखाड़ा बन गया। इतनी ज्यादा जो है दंगाएं हुई, इतनी ज्यादा जो है दुर्व्यवहार हुआ लोगों के साथ कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही भयानक जो है घटनाएं रही। कल तक जो इंसान कल तक अपने लोगों के साथ हिल मिलकर रहते थे, सुबह होकर अपने ही घर में जो है वो विदेशी बन गए, और उन्हें पता ही नहीं चला कि हम विदेशी हो गए। जो कल तक उनके हाथ मिला रहे थे वो गले काटने को तैयार हो गए। अपने ही घर में विदेशी हो गए।
और अल्पसंख्यक जो यहाँ पे बचे, जो कहीं पे इधर हो या फिर उधर अल्पसंख्यक बचे, तो उनको मारने के लिए लोग उनके जान के पीछे जो हाथ धोकर पड़ गए, तो इन कारण उसे भागना पड़ा। तो भागने के लिए वो पैदल भागे, जैसे हो वैसे जान बचाकर उसे भागना पड़ा। तो इस कारण जो है शरणार्थियों की संख्या बढ़ी, लगभग 80 लाख शरणार्थियों की संख्या हो गई थी भारत में। और 10 लाख से ज्यादा हत्याएं जो है, ज्यादा भी हम कह सकते हैं, कम भी हो सकता है, तो 10 लाख हत्याएं जो है हुई, 10 लाख हत्याएं हुई। परिणाम में आप सोच नहीं सकते कि ऐसी घटनाएं हुए कि जहाँ पे अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक जो महिलाएं थी, उनको जबरदस्ती जो है उनसे विवाह किया जाता था, ताकि उनका धर्म परिवर्तन करा सके, धर्म परिवर्तन हो सके। इसलिए अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ जबरन जो है विवाह किया जाता था, ये सब चल रहा था। और इसलिए पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं को अपने ही हाथों से मार देते थे। क्यों मार दिया? बहुत सारे जो पुरुष जो है अपने ही घर की महिलाओं को अपने ही हाथों से मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, अपनी इज्जत प्यारी थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए मार दिया। ये सब जो है बहुत ही भयानक जो है घटनाएं घटी। और ऐसा दंगा आप आज तक आपको नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन इतना ज्यादा जो भयानक जो दंगा थी वैसा नहीं। इसमें एक स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं थोड़ा। मेहमान नवाजी में कसर। मेहमान नवाजी किस तरह से किया गया? अल्पसंख्यक को और बहुसंख्यक को, यानी अपनी जो धर्म है, अपने धर्म के लोगों के साथ और गैर धर्म के लोगों के साथ किस प्रकार की मेहमान नवाजी की गई। जब बंटवारा हुआ तो लोग स्थानांतरित हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो इसमें क्या मेहमान नवाजी किस तरह से हुआ, उनका स्वागत किस तरह से किया गया? तो स्वागत होगा किसका? जो उसके जहां वो जा रहा है वहां पे उसके धर्म के लोगों की बहुलता हो। अगर पाकिस्तान जा रहा है तो मुस्लिमों का स्वागत होगा, अगर हिंदुस्तान जा रहा है तो हिंदुओं का स्वागत होगा, और जो अल्पसंख्यक है उनके साथ भव्य स्वागत होगा। यानी इतना भव्य स्वागत कि डायरेक्ट उसे जन्नत का सैर कराया जाएगा, स्वर्ग का सैर कराया जाएगा। समझ रहे हैं? तो दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, चलते हुए ट्रेन को दंगाइयों ने रोक लिया, चलते हुए ट्रेन को रोक लिया। गैर मजहब के लोगों को, यानी अपने धर्म के जो गैर धर्म के लोग जो थे, उसके धर्म के से अलग जो धर्म के लोग थे, उनको घींच घींच कर निकाला और तलवार से गोलियों से मौत के घाट उतार दिया, तलवार से गोलियों से मौत की घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को जो उसके धर्म के थे, हलवा पूरी फल सब कुछ दिया गया, हलवा दिया गया, फल दिया गया, दूध दिया गया, सब कुछ एकदम। और कहा गया कि हम माफी चाहते हैं कि आपकी जो है मेहमान नवाजी में हमसे लेट हो गया, मेहमान नवाजी में हमसे लेट हो गया। तो बाकी यात्रियों को क्या दिया गया? हलवा दिया गया, फल दिया गया, दूध दिया गया। आयोजकों ने आयोजकों जो के जो मुखिया थे, उसके ग्रुप के जो लीडर थे, आतंकवादियों के, ये जो दंगाइयों के जो लीडर थे, लीडर ने कहा कि भाइयों, बहनों और भाइयों, ट्रेन के आने की खबर हमें देर से लगी, इसलिए इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके, जैसा कि आप सब चाहते होंगे। यानी आप जो चाहते थे जिस तरीके से हम आपका स्वागत करें, उस तरह से हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ट्रेन की आने की जो खबर है ये देर से लगी। किसको कह रहा है? जो उसके धर्म के लोग हैं। और जो उसके गैर मजहब के लोग हैं, उसे तो पहले ही स्वर्ग पहुंचा दिया, जन्नत का सैर करा दिया उसे पहले। कहा कि तुम वहां पे जाओ, वहां पे भव्य स्वागत तुम्हारा होगा।
तो इस प्रकार की जो है घटनाएं देखने को मिला। क्या भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन गया? देखो, जब हम देखते हैं कि भारत की जो आज़ादी हुई, भारत का जो बंटवारा हुआ आज़ादी के समय, तो भारत का बंटवारा हुआ तो ये धर्म के आधार पे हुआ, ये तो हम देख लिए। तो धर्म के आधार पे हुआ तो पाकिस्तान तो ये इस्लामिक राज्य बन गया, लेकिन क्या भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र बना? ये प्रश्न जो है जरूर आता है, दिमाग में जरूर आता है कि हम तो ये देखें कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक राज्य हो गया, तो क्या भारत जो है ये हिंदू राज्य बना? बना भारत हिंदू राज्य? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे 1951 में 12% जो मुसलमान है वो मौजूद थे। 12% मुसलमान मौजूद थे, और हमारे जो लोग थे फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस जो, उसमें अधिकांश नेता जो है, जो साथी रहे उनमें, अध्यक्ष रहे, जो भी उनमें नेता रहे व्यक्ति, तो सभी जो है अधिकांशतर फ्रीडम फाइटर के ही रहे। तो सबका मानना था कि हमारा सिद्धांत रहेगा धर्मनिरपेक्ष। तो ऐसे में हम किसी एक धर्म को मान्यता कैसे दे सकते हैं? सभी को मान्यता देना पड़ेगा, तभी तो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो इसलिए भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। मांग थी कुछ लोगों की, लेकिन ये नहीं हो पाया। विभाजन का आधार धर्म था, ये तो हम देखें कि विभाजन का आधार धर्म था। मुसलमान जहाँ पे, वहां पे पाकिस्तान, जहाँ पे हिंदू की बहुलता वहां पे भारत। तो इस आधार पे तो पाकिस्तान बन गया इस्लामिक राज्य, तो ये तो बन गया। लेकिन क्या भारत हिंदू राज्य बना? बना? देखो, जब आप पढ़ते हो तो पहले तो क्वेश्चन पूछना शुरू करो खुद से। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका साइन कैसा है? चाबी की तरह। लगाओ, खोलो, दिमाग को खोलो। तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, आप जो पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, ताकि आप उसका जवाब खुद निकाल सको। तो खुद सोचो इसको, किस कारण जो है भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया? तो 1951 में भारत की आबादी में, भारत में जो आबादी थी उस समय की 1951 की, उसमें 12% मुसलमान थे। कितने? तो 12% मुसलमान थे। धार्मिक अल्पसंख्यक में भारत में सिख भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे, जैन, पारसी, यहूदी, सब यहाँ पे भारत में थे, सब थे। तो कैसे कह सकते हो कि किसी एक धर्म है? क्या हिंदू राज्य यानी सिर्फ हिंदू होना चाहिए? तो यहाँ पे सिख धर्म भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, यहूदी भी है, और 12% मुसलमान भी है। तो कैसे भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। संविधान में सबको बराबर का अधिकार था, सबको कहा गया कि समानता का अधिकार सबको, सबके साथ दिया जाएगा, कि सबको एक बराबर माना जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा। नागरिकता का आधार जो है धर्म नहीं था। धर्म जो है नागरिकता का आधार नहीं था, कि अगर आप हिंदू हो तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, कि आप भारत के निवासी हो। अगर आप गैर हिंदू हो तो आपको भारत के निवासी की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये ऐसा नहीं था। नागरिकता को धर्म का आधार नहीं बनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत अपनाया गया। राज्य का जो सिद्धांत रहा वो कैसा अपनाया गया? तो धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म के साथ एक समान व्यवहार। सभी धर्म के साथ एक समान व्यवहार, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आप अपने धर्म को मानते हो, अपने धर्म को ऊंचा मानते हो, उसी प्रकार से दूसरे भी धर्म को सही समझो, रिस्पेक्ट करो। यही जो है इंसानियत है, यही जो है मानवता है। क्या आपका धर्म अच्छा है इसका मतलब कि दूसरा का धर्म क्या खराब है?
जितना अच्छा आपको अपना धर्म लगता है, दूसरे को भी उसका धर्म उतना ही अच्छा लगता है। तो इसलिए आप अपने धर्म को जितना रिस्पेक्ट करते हो, उतने ही रिस्पेक्ट दूसरे की भी धर्म को करो। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है, इसको अपनाया गया। तो आपके माइंड में रहेगा कि भारत, क्या भारत जो है ये इस्लामिक राज्य, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राज्य बना उसी प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र बना? तो नहीं बना। स्पष्ट हो जाएगा क्यों नहीं बना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, और यहाँ के जो लोग हैं उनका सिद्धांत था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत उन्होंने अपनाया। राजवाड़ों का विलय। देखो, भारत जब आजाद हुआ तो ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, और इस आधार पे तोड़ा था कि उसे फायदा हो, लोगों को, जनता को फायदा हो, इससे मतलब नहीं है, उसे फायदा हो। प्रशासन के आधार पे तोड़ा गया था कि कहाँ पे ज्यादा प्रशासन की आवश्यकता है, कहाँ पे कम प्रशासन की आवश्यकता है, कहाँ पे हमें बड़ा राज्य रखना है, कहाँ पे छोटा राज्य रखना है। ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पे बांट दिया गया था। तो 565 रियासतों में भारत को बांटा गया था। 565 रियासतों में भारत को प्रांतों में बांटा गया था। कितनी? 565। ये देसी रियासत है, देसी रजवाड़े हैं। और दो भागों में बांटा गया था। पहला तो एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, और दूसरा देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े, पहला तो एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, यानी जहां पे देख रेख कौन करेगा, जहां पे अधिकार किसका रहेगा। अधिकार तो सब जगह ब्रिटिश का ही रहेगा, लेकिन जहां पे डायरेक्ट अधिकार किसका रहेगा, कंपनी का, ये जो ब्रिटिश का, अंग्रेज का, जहां पे डायरेक्ट अधिकार रहेगा, डायरेक्ट। ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत हो जाएगा। और जहां पे राजाओं को रखकर अपना संरक्षण कर रहा है, जहां पे राजाओं को रखकर जो है राजनीति कर रहा है, देखभाल कर रहा है, तो वहां पे देसी रजवाड़े। छोटे बड़े आकार में इसको बांटा गया था, किस आधार पे, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। ये तो ठीक था, ऐसे तो है। लेकिन जब आजाद किया गया, जब आजाद किया गया तो वहां पे समस्या ये रही कि हम, ऐसे तो हमें प्रशासनिक सिर्फ प्रशासन ही नहीं चाहिए, हमें तो जनता की भी सहमति चाहिए। तो जनता तो ऐसे खुश नहीं है। तो जनता को खुश करने के लिए हमारी जो प्रांत है उसको सही व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसको सही व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसलिए अंग्रेजों ने जाने से पहले, देखो, सब काम करके गया, जाने से पहले भी नहीं छोड़ा। जाने से पहले भी कह दिया, जो प्रांत था, जो रजवाड़े थे, उसे कह दिया कि अगर आप चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, और चाहो तो आप भारत में मिल जाओ, और नहीं मने किसी में मिलने का तो स्वतंत्र रहो, अपना एक नया देश बनाओ। तो ये जो राज्य आपको दिख रहा है, मन जो है इस सबका गदगद हो गया। कहने लगा कि हम तो भाई किसी में नहीं मिलेंगे, एक अपना राज्य बनाएंगे, एक अपना देश बनाएंगे, अपना संविधान होगा, अपना रुतबा चलेगा, और जो मन होगा सो करेंगे, हमें किसी में नहीं शामिल होना है। जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, त्रावणकोर और भी कई सारे जो है प्रांत शामिल थे। मणिपुर में ऐसा था कि राजा यहाँ का सहमत है, पहले से 1947 से पहले ही सहमत है कि हाँ, हम भारत में जाएंगे, भारत में ही शामिल रहेंगे। लेकिन जनता जो है, जनता है, कह रहा कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे। तो ये सब जो समस्याएं थी,
राजवाड़ों को एकत्रित करने में, राजवाड़ों के विलय में। ये जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत था, इसे मान मानचित्र पे इसे लाल रंग से दर्शाया गया। किसे? तो लाल। और इसे दर्शाया गया देसी राजवाड़ों को पीले रंग से। तो इसे हम लाल भारत भी कह सकते हैं और इसे पीले भारत भी कह सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा शब्द देखने को मिले तो तनाव नहीं लेना। चलिए, समस्या क्या रहा देसी राजवाड़ों को विलय करने में? तो पहले तो ये कहा गया कि राजवाड़े जो है, आप चाहो तो आप भारत में शामिल रहो, या आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और नहीं तो आप स्वतंत्र रहो। आप स्वतंत्र रहो, ये अंग्रेजों ने कह दिया और चला गया। कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन समस्याएं खड़ी हो गई। समस्याएं खड़ी हो गई कि बहुत सारे राज्य जो है ये कहने लगे, बहुत सारे प्रांत जो है ये कहने लगे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जिसमें हैदराबाद हैदराबाद हो गया, त्रावणकोर हो गया, भोपाल हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। क्या चाहते थे? कि हम स्वतंत्र रहें। तो ये चाहते थे स्वतंत्र रहे, और हमारा सपना जो है ये अखंड भारत का है। तो एकता और अखंडता कैसे स्थापित हो पाएगा? पहले तो एगो पाकिस्तान निकल गया, पहले से कम गया भारत। फिर ये सब बीच में फिर निकल जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा। अगर आप देखो एक तस्वीर मैप का, हैदराबाद क्या क्या चाहता था? कि हम जो है आजाद रहेंगे, हमें आजाद रहना है। भारत का मैप कहता था कि हमें आजाद रहना है, हैदराबाद। तो अब आप देखो, हैदराबाद यहाँ पे है। हैदराबाद यहाँ पे है। तो मान लो अगर हैदराबाद आजाद हो जाता, आजाद रह जाता, स्वतंत्र रहता, ना वो भारत में शामिल हो ना पाकिस्तान में शामिल, तो आजाद रहता। तो नहीं, उसका मंशा क्या था? कि हम जो है ये आजाद रहता तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान उसे आजाद रहने देता? अपने तरफ तो खींच ही लेता कैसे न कैसे। तो मान लो अगर अपने तरफ खींच लेता तो यहाँ पे भारत में एक छोटा सा पाकिस्तान आपको देखने को मिलता। देख रहे, सोच सकते हो कि अभी एगो पाकिस्तान उतने को है से अभी उतना परेशान के लिए रहता है, और एक 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 बीच में रहता था तावरो। तो आपको इतने बड़े भारत में एक छोटा सा पाकिस्तान पाकिस्तान देखने को मिलता। तो समझ सकते हो कि ये जो कह के गया था अंग्रेजों ने, ये क्या कह के क्या गया था? पूरी तरह से जाते वक्त भी सोच के गया था कि पूरी तरह से तोड़ कर जाना है। तो रियासतें कितनी थी? रियासत 565 रियासतें थी। अधिकार था क्या? तो अधिकार था भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रहे। त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद आदि जो है ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, रहना पसंद किए। यहाँ पे लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र कैसे बनाए? ये
चुनौती आ गया कि लोकतंत्र हम कैसे स्थापित करें। ऐसे में हम लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर सकते हैं जब सब अलग अलग बट रहे हैं हमारे प्रांत। लोकतंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं? हम अखंड भारत का जो सपना देखें, हमारा जो सपना है अखंड भारत का, वो कैसे पूरा होगा? अखंड भारत का जो अस्तित्व है उस पे खतरा आ जाएगा, खतरा आ गया तो ये समस्या आई। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र होने का अधिकार जनता को नहीं बल्कि राजा को दिया गया। और ये जो अधिकार है भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर स्वतंत्र रहने का ये जो अधिकार दिया गया, ये जनता को नहीं दिया गया बल्कि राजा को दिया गया। किसे दिया गया? ये अधिकार राजा को दिया गया, जनता को नहीं दिया गया। इसलिए एक बड़ी समस्या ये भी रहे कि जनता लाख कोशिश कर ले कि हम भारत में रहें, फिर भी अगर राजा चाहे कि हम पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान। ये ये जो निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया? तो ये निर्णय लेने का अधिकार राजा को दिया गया, ना कि जनता को। सरकार का नजरिया क्या रहा इसको लेकर? सरकार का नजरिया क्या रहा? तो सरकार का नजरिया रहा कि सरकार विभाजन का शुरू से विरोध कर रही है। अंतरिम जो सरकार थी, सरकार यानी उस समय इलेक्शन तो था नहीं, इलेक्शन था नहीं। 1946 में अंग्रेजों ने, कांग्रेस अस्तित्व में आ गया था पहले, तो अंग्रेजों ने कहा था कि आप एक कमेटी बना लो और उसका एक अध्यक्ष बना लो, जो अगर आप जब जो चाहते हो कि लोकतांत्रिक स्थापित करना, तो उसमें जो पीएम बनेगा उसका एक कैंडिडेट अभी डिसाइड कर लो। अध्यक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, ज्यादातर जो पार्टी का अध्यक्ष रहता है उसी को सदस्य, उसी को क्या बनाया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसलिए उस समय समिति का गठन हुआ, अंतरिम सरकार बनाया गया और उसमें जो है अध्यक्ष बनाया गया नेहरू को। नेहरू को बनाया गया, जबकि इसमें खरे पटेल भी थे, लेकिन गांधी ने पटेल को समझा दिया बातचीत करके और नेहरू को अध्यक्ष। बहुत त्याग देना पड़ा पटेल को, बहुत ये आसान नहीं कि आप पटेल बन जाओ। क्या सरदार पटेल? अभी आप जो भारत देखते हो अखंड भारत में किसका योगदान है? पटेल का ही योगदान। ये जो अखंड भारत देखते हो, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर राजस्थान गुजरात से लेकर डायरेक्ट उधर ब्रह्मपुत्र घाटी तक। तो यहाँ पर आप देखते हो तो ये किसका योगदान है? पटेल का योगदान। भारत का बिस्मार्क जो है पटेल को कहा गया है, किस लिए? क्यों? क्योंकि उसने भारत का एकीकरण किया। भारत के एकीकरण में योगदान किसका रहा? महत्वपूर्ण योगदान रहा पटेल का, महत्वपूर्ण योगदान पटेल का रहा, सरदार पटेल। तो अंतरिम सरकार ने देश के बंट जाने की जो संभावना है उसका विरोध किया, विरोध किया। तो मुस्लिम लीग जो है ये कहने लगा, काहे? अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान में आए तो काहे नहीं आने दोगे? पाकिस्तान में आएगा, काहे? कि उसे अपना जो क्षेत्रफल है बढ़ाना था। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध किया, सरकार के इस कदम का विरोध किया। और सरकार का क्या निर्णय रहा? सरकार ने कहा कि देश के बट जाने की जो संभावना है हम उसका विरोध करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। राजवाड़ों की अगर हम संख्या देखें तो उड़ीसा में 26 राजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15 राजवाड़े थे, और सौराष्ट्र में, गुजरात में जो है, गुजरात शायद में, सौराष्ट्र में जो है 14 बड़े राजवाड़े थे और 119 छोटे राजवाड़े थे। इस प्रकार से बटे हुए थे। तो इतने राजवाड़े जो है 565 राजवाड़े में आप चाहते हो कि हम क्या करें? स्वतंत्र रहे, एक दूसरे में शामिल हो। तो मान लो कि इतने जो है सब कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, तो कैसे होगा? कैसे हमारे जो
सपना है एकता और अखंडता का, कैसे पूरा होगा? लोकतांत्रिक ये जो सपना है कैसे पूरा होगा? ये समस्या रही। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे तरकीब अपनाया, साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाए। अगर जो प्रेम से माना बातचीत से, उसे बातचीत से मनाया। जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा था उसे पैरों के नीचे गिरा कर मनवाया। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम शासक को निजाम कहा जाता है, तो हैदराबाद अकड़ में था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ऑपरेशन पोलो चला, वो तो चला, उसमें चला ऑपरेशन पोलो और गया, हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। इस प्रकार से तो ऐसे सारे जो है तरकीब अपनाए गए, सारे तरीके को अपनाया गया भारत में शामिल करने के लिए। शांतिपूर्ण बातचीत व समझौते, इसको देखते थोड़ा। चलिए, लगभग सभी रजवाड़े जो है 1947 से पहले ही भारत में शामिल होने के लिए तैयार थे। भारत में शामिल होने के लिए लगभग सभी रजवाड़े 1947 से ही पहले तैयार थे, और रजवाड़ों के ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। विलय का सहमति पत्र जो है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। और 1947 से पहले लगभग सभी रियासत जो है शामिल थे, सहमत थे कि भारत में हम शामिल हों। तस्वीर शायद स्पष्ट हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक पटेल है, सरदार पटेल, और ये है निजाम, हैदराबाद के शासक। देख रहे हो कैसे प्रणाम कर रहा, पहले अकड़ दिखा रहा था, अकड़ दिखा रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना एक राज्य बनाएंगे, हम अपना एक देश बनाएंगे, और अपनी जो है नीति उसमें लागू करेंगे। तो इसका जो सपना है सपने रह गया। किस कारण? इसके कारण तो सरदार पटेल के कारण। चलिए, देसी राजवाड़े से बातचीत में तीन बातें जो है सामने आई। जब देसी देसी राजवाड़ों से बातचीत किया गया, देसी राजवाड़े से, कि आप भारत में सहमत होने के लिए, शामिल होने के लिए सहमत हो या नहीं, तो इसके लिए जब एक कहा गया, तो देसी राजवाड़े से बातचीत में तीन बातें सामने आई। पहली बात की ज्यादातर भारतीय संघ का हिस्सा बनना शुरू से चाहते थे। दूसरा, सरकार का रुख जो है थोड़ा सा लचीला था, उतना ज्यादा सरकार स्ट्रिक्ट नहीं हो पाई। सरकार का ये जो रुख था ये थोड़ा सा लचीला था। कहने का अर्थ हुआ कि सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो इस कारण जो आप घटनाएं अभी जो समस्या पीओके का देख रहे हो, ये किस कारण हुआ था? इसी लचीलेपन के कारण हुआ था। अगर स्ट्रिक्ट रहता तो उसी समय शामिल कर लिया जाता, उसी समय शामिल कर लिया जाता। सरकार का रुख क्या था? थोड़ा लचीला था। तीसरा, सीमा विवाद सामने आया। क्या आया? सीमा विवाद सामने आया कि जो प्रांत थे वो अलग होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे, छोटे छोटे जो प्रांत थे वो अलग होना चाहते थे। तो ऐसे में सीमा विवाद की समस्या इस कारण सामने आया कि पहले जो प्रांतों को बांटा गया था वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा गया था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा गया था। तो क्या उतना बड़ा जो है आप प्रांत लेकर डायरेक्ट अलग हो जाओगे तो भारत बचेगा कहाँ? बड़ा बड़ा जो प्रांत है, जो जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, वो सब अलगे हो रहा है, तो भारत बचेगा कहाँ? तनके हो जाएगा, छोटा सा। इसलिए सीमा विवाद की समस्या आया कि हमें
एकीकरण हम जब कर रहे तो राज्यों का पुनर्निर्माण भी किया गया। इस कारण जो है क्या, सीमा विवाद की समस्या जो है सामने आई। चलिए, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।